अगर तुम्हें न्यूटन के सेकेंड लॉ पे एक तगड़ा सवाल आ गया तो तुम्हें उसकी तगड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है न्यूटन के सेकेंड लॉ की। तो आओ इस पे कुछ सवाल बना के अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपनी समझ को अच्छा करते हैं। तो सेकेंड लॉ तो हमें पता है क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर कोई बॉडी है जिसका मास m है और वो एक्सेलरेट कर रही है a एक्सेलरेशन के साथ, तो उस पर जो फोर्स लग रहा होगा जिसके कारण वो एक्सेलरेट कर रही होगी वो दिया जाएगा इस फॉर्मूले से। और इसका उल्टा भी ट्रू है। अगर तुम्हें पता है कि किसी बॉडी जिसकी मास m है उस पर f मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, तो तुम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके एक्सेलरेशन निकाल लेते हो। आओ देखते हैं जल्दी से कैसे। यहाँ पे एक एस्टेरॉइड है हमारे पास। एस्टेरॉइड बस एक पत्थर होता है जो कि स्पेस में कहीं फ्लोट कर रहा है। इस पे कोई भी फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई कर लिया है हमने स्पेस में डाल के। और इसका मास जो है वो मान लेते हैं कि दिया हुआ है 10 केजीज। 10 केजीज का मास है। अरे इस पे अच्छे से दिख नहीं रहा है, इसे नीचे लिख लेता हूँ। 10 केजीज का मास। और इस एस्टेरॉइड पे फोर्स हम एक लगा रहे हैं। एक फोर्स है, कोई खींच रहा होगा इसे, और ये फोर्स है पहला फोर्स 50 न्यूटन का। अब मैं अगर कहूं कि इस एस्टेरॉइड की एक्सेलरेशन क्या होगी तो तुम निकाल सकते हो इसे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। 50 न्यूटन इज इक्वल टू मास हो गया इसका 10 केजीज, 10 केजी, और इसकी एक्सेलरेशन ये तो हमें निकालनी है, एक्सेलरेशन ए, और फिर हम दोनों साइड 10 से डिवाइड कर देंगे और आसानी से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। लेकिन ये तो हो गया आसान सवाल। अब अगर मान लो कि इसी एस्टेरॉइड पे एक और फोर्स लग रहा हो, कोई इसे पीछे की तरफ खींच रहा हो, ऐसे एक सीधी लाइन बना लेते हैं पीछे की तरफ ऐसे, और ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 30 न्यूटन्स का। तो इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, दूसरे फोर्स का मैग्नीट्यूड है 30 न्यूटन्स। तो अब इस एस्टेरॉइड की एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे? अब यहाँ फॉर्मूले में तो लेफ्ट हैंड साइड में एक ही फोर्स मुझे दिख रहा है, अब यहाँ तो दो फोर्स आ गए यार, कौन सा फोर्स डालूं? क्या दोनों फोर्स डालना है यहाँ पे? तो असल में लेफ्ट हैंड साइड में ये जो एफ है वो सिग्मा एफ है। सिग्मा मतलब सम ऑफ, और सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस, यानी कि ये टोटल चीज हो गई नेट फोर्स। लेफ्ट हैंड साइड में नेट फोर्स। नेट फोर्स बराबर मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, और एक्सेलरेशन भी नेट एक्सेलरेशन होती है, नेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो बस यहाँ पे नेट फोर्स निकालना है, यानी कि टोटल फोर्स। तो इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक 50 न्यूटन, एक 30 न्यूटन। मैं दोनों को जोड़ दूंगा, 30 न्यूटन प्लस 50 न्यूटन, टोटल फोर्स हो गया इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नहीं, ऐसा मत कर देना। फोर्सेस जो हैं वो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। यहाँ पे मेरा फोर्स वेक्टर है और ये जो एक्सेलरेशन है ये भी वेक्टर है। तो वेक्टर्स को हम स्केलर्स की तरह ऐड नहीं करते हैं, 30 रुपीज प्लस 50 रुपीज, ऐसे नहीं, बल्कि यहाँ पे हम वेक्टर एडिशन करने वाले हैं। वेक्टर एडिशन के लिए हमने अज्यूम किया था कि राइट डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे और लेफ्ट डायरेक्शन को नेगेटिव, और वैसे ही अप डायरेक्शन को, ऊपर की दिशा को हम पॉजिटिव मानेंगे और नीचे की दिशा में जो वेक्टर होगा उसे हम नेगेटिव मानेंगे। तो यहाँ पे 50 न्यूटन जो है वो तो राइट दिशा में, ये हो जाएगा पॉजिटिव प्लस 50 न्यूटन, और ये वाला जो सेकेंड फोर्स है वो तो लेफ्ट दिशा में है, इसलिए इसे हम बोल देंगे 30 न्यूटन्स, माइनस 30 न्यूटन्स। तो ऐसे लिख लेते हैं माइनस 30 न्यूटन्स। तो इस पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो होगा 50 माइनस 30, यानी कि 20 न्यूटन्स। और ये बात जाहिर सी भी है, यहाँ देखो, अगर इस एस्टेरॉइड को मैं खींच रहा होता 50 न्यूटन से और तुम पीछे की तरफ खींच रहे होते 30 न्यूटन से, तो टोटल तो ये एस्टेरॉइड 20 न्यूटन से मेरी तरफ आता ना। तो अगर बॉडी पे मल्टीपल फोर्सेस हो, मल्टीपल फोर्सेस, तो उस केस में सारे फोर्सेस को वेक्टोरियली ऐड करके हम ये इक्वेशन लगा देंगे और फिर हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक जल्दी से एक छोटा सा प्रॉब्लम कर लेते हैं। मान लो कि इस पे 2-3 फोर्सेस और लग रहे हैं। मेरा दोस्त आ गया एक, वो भी इसे खींच रहा है मेरी दिशा में। इस पे जो फोर्स लग रहा है वो है 25 न्यूटन का, 25 न्यूटन। ये है तुम्हारा F3। और तुम्हारा भी एक दोस्त आ गया, तुम्हारा भी एक दोस्त आ गया जो कि इसे पीछे की तरफ तुम्हारे साथ खींच रहा है, और वो फोर्स लगा रहा है इस पे 40 न्यूटन का, F4 इज इक्वल टू 40 न्यूटन्स। तो इस केस में अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालनी पड़े, टोटल एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन ऑफ एस्टेरॉइड, तो मैं क्या करूंगा, सारे फोर्सेस को वेक्टोरियली ऐड करेंगे हम। तो राइट साइड में लग रहा है F1 और F3, यानी कि 50 न्यूटन और प्लस 25 न्यूटन्स। यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस 25 न्यूटन्स। और लेफ्ट हैंड साइड में लग रहा है माइनस 30 और माइनस 40, तो इसे भी लिख लेते हैं माइनस 40 न्यूटन्स। तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म जो है ये मुझे दे देगा नेट फोर्स, और नेट फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके तुम नेट एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। यहाँ पे आ गया तुम्हारा नेट फोर्स बराबर मास इनटू नेट एक्सेलरेशन। अब दोनों साइड अगर मास से डिवाइड कर दो,
यानी कि 10 किलो से दोनों साइड डिवाइड कर दो तो यहाँ पे केवल बच जाएगा नेट एक्सेलरेशन और तुम्हारा आ जाएगा नेट एक्सेलरेशन। अब एक चीज़ मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ, एक कॉमन मिस्टेक जो कि बच्चे अक्सर करते हैं, बच्चे क्या, मैंने भी अपने बचपन में खूब ये मिस्टेक किया है, और वो ये कि जब भी मुझे किसी बॉडी का एफबीडी बनाने कहा जाता था तो मैं उस पर एक एक्स्ट्रा फोर्स बना देता था, और ये फोर्स था मास इंटू एक्सेलरेशन का। मुझे लगता था कि बॉडी का मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विल ऑल्सो बी अ न्यू फोर्स, वो भी एक नया फोर्स होगी, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। जो नेट फोर्स होता है बॉडी का, वो दैट हैपेंस टू बी इक्वल टू, वो संयोग से बराबर आता है मास और एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी के प्रोडक्ट के। मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज नॉट अ न्यू फोर्स, ये इन दोनों का प्रोडक्ट कोई नया फोर्स नहीं है। और इसीलिए इसी मिसकंसेप्शन की वजह से टीचर्स ये वाला फॉर्मूला, ये जो इस तरीके का फॉर्मूला हम लिखते हैं, वो पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने न्यूटन के सेकेंड लॉ को लिखने का अलग तरीका बताया है, और वो है कि एक्सेलरेशन नेट, ए नेट इज इक्वल टू टोटल फोर्स नेट फोर्स समेशन एफ, इसमें थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूं, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी। अब तुम सोच रहे होगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमने दोनों साइड मास से ही तो डिवाइड किया। यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे मास से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे बच जाएगा ए नेट और यहाँ आ जाएगा डिवाइड बाय मास, वही तो हमने लिख रखा है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इससे बस हमें ये मदद मिलता है कि तुम अब वो गलती नहीं करोगे जो कि मैंने अपने बचपन में की थी। तुम यहाँ पे ए नेट इंटू एम को एक अलग से फोर्स बना के एफबीडी में नहीं ऐड करोगे। एक फायदा तो ये हुआ, और दूसरा फायदा ये, हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि नेट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स। तो यानी कि अगर नेट फोर्स बॉडी पे ज्यादा लग रहा होगा तो बॉडी का नेट एक्सेलरेशन जो है वो भी ज्यादा होगा। और दूसरी बात हमें ये दिख रही है कि नेट एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। अब अगर सेम फोर्स लग रहा है एक हैवी मास पे तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो छोटा होगा, और सेम फोर्स अगर लग रहा है एक हल्के मास पे तो उसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो बहुत बड़ा होगा। तो आओ अब इस सवाल को थोड़ा और रोमांचक बनाते हैं। हमारा एक और दोस्त आता है और वो इस एस्ट्रॉयड को नीचे की तरफ खींचता है। यहाँ मैं एक वर्टिकल फोर्स दिखाने वाला हूँ, और मान लेते हैं कि ये इसका जो मैग्नीट्यूड है ये है फोर्स नंबर 1 2 3 4 5, फोर्स नंबर 5, और उसका मैग्नीट्यूड है 28 न्यूटन्स। बहुत सारे मैंने 0 और 5 न्यूटन में फोर्स ले लिए थे, इसलिए मैंने 28 न्यूटन ले लिया है, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो इस केस में तुम कैसे निकालोगे नेट एक्सेलरेशन? तो तुम्हें पता है कि ये वेक्टर्स हैं, और वेक्टर एडिशन हम करते हैं उसके लिए कन्वेंशन मानते हैं। कन्वेंशन है कि राइट डायरेक्शन वाले जो फोर्सेस हैं वो हो गए पॉजिटिव, लेफ्ट वाले नेगेटिव, नीचे वाले नेगेटिव, ऊपर वाले फोर्सेस पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारा जो फोर्स है, फोर्स नंबर 5, वो नीचे की तरफ है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव -28। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे -28 न्यूटन्स, और ये हो गया हमारा नेट फोर्स। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू नेट एक्सेलरेशन, और आ जाएगा हमारा। नहीं, ये हो जाएगा गलत, ऐसे नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। देखो, पहले केस में हमारे जो फोर्सेस थे वो 1 डायमेंशन में थे, तो इसलिए हम प्लस माइनस का इस्तेमाल करके उसे ऐड कर पा रहे थे। लेकिन अब हमारे फोर्सेस जो हैं 2 डायमेंशन में हैं, ये सारे फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में हैं, और ये वाला फोर्स जो है ये वाई डायरेक्शन में है। और 2 डायमेंशन के वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम ट्रायंगल लॉ का इस्तेमाल करते थे। अगर तुम्हारे पास एक वेक्टर है, एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, अगर तुम्हारे पास एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है ए, और दूसरा वेक्टर है जिसका कि मैग्नीट्यूड है बी, तो इसे ऐड करने के लिए, इन दोनों को ऐड करने के लिए हम दूसरे वेक्टर को ऐसे रखते थे कि वो पहले वेक्टर के हेड पे आ जाए, दूसरे वेक्टर का टेल पहले वेक्टर के हेड पे आ जाए, और फिर जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जो नेट वेक्टर होगा, वो पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर की हेड तक पॉइंट करेगा। ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर। इसे मैं दिखाता हूं सी से, और जो सी मैग्नीट्यूड होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी बराबर, पाइथागोरस थ्योरम से इसे निकालते थे, a² + b² के। और जिस दिशा में ये वेक्टर पॉइंट कर रहा है, ये वाला एंगल, ये तुम निकाल सकते हो ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक्स डायरेक्शन के सारे फोर्सेस का नेट निकाल लेंगे। वो यहाँ पे हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 50 - 30 वो हो गया 20, 20 + 25 यानी कि 45, और 45 - 40 आएगा 5 न्यूटन + 5 न्यूटन, यानी कि जो नेट फोर्स होगा वो होगा इस दिशा में, एक्स डायरेक्शन का नेट फोर्स। अब ये तो हो गया एक्स का नेट फोर्स, ये हो गया वाई का नेट फोर्स। अब दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो वो कुछ इस दिशा में आएगा, सॉरी इस दिशा में, ये हो जाएगा नेट फोर्स। अब जिस डायरेक्शन में होगा नेट फोर्स उसी डायरेक्शन में होगा नेट एक्सेलरेशन, और नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं या फिर इस फॉर्मूले से।
लेकिन इसके अलावा एक आसान तरीका और है हमारे पास। अगर यहाँ पे मल्टीपल फोर्सेस आ जाते हैं वाई डायरेक्शन में भी एक्स डायरेक्शन में भी, तो एक और आसान तरीका है, और वो ये कि हम एक्स डायरेक्शन की सारी राम कहानी अलग करेंगे और वाई डायरेक्शन की सारी राम कहानी हम अलग सॉल्व करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स डायरेक्शन के सारे फोर्सेस को सम करके हम एक्स डायरेक्शन का नेट एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। सिमिलरली हम वाई डायरेक्शन के सारे फोर्सेस का सम करके वाई डायरेक्शन की नेट एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नेट फोर्स जो है एक्स डायरेक्शन का, वो वाई डायरेक्शन के एक्सेलरेशन को बिल्कुल भी नहीं छेड़ने वाला है। वो केवल और केवल अफेक्ट करेगा एक्स डायरेक्शन के एक्सेलरेशन को ही। सिमिलरली वाई डायरेक्शन का जो नेट फोर्स होगा वो केवल अफेक्ट करेगा वाई डायरेक्शन के नेट एक्सेलरेशन को। वो एक्स डायरेक्शन के एक्सेलरेशन को बिल्कुल भी नहीं चेंज कर सकता है। वाई डायरेक्शन का मोशन एक्स डायरेक्शन के मोशन से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये जो ए नेट है, ए नेट इन एक्स डायरेक्शन, दैट कैन बी इक्वल टू नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन डिवाइड बाय मास। और सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि ए नेट इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू summation of all forces in y direction divided by the total mass of the body। तो आओ इसका इस्तेमाल करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे बॉडी पे एक और फोर्स लग रहा है। ये फोर्स लगने वाला है ऊपर की तरफ, और ये है फोर्स नंबर 6। दिस इज इक्वल टू 42 न्यूटन्स। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस को इस्तेमाल करके एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन निकालेंगे, और वो तो यही होने वाला है क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई और फोर्स मैंने नहीं लिखा है। 50 न्यूटन प्लस 25 न्यूटन माइनस 30 माइनस 40, 50 माइनस 30 प्लस 25 माइनस 40, और ये यही इक्वेशन लिखा हुआ है। ए नेट इज इक्वल टू समेशन एफ डिवाइड बाई एम। यहाँ मैं मास को यहाँ से हटा के यहाँ डिवाइड 10 कर दूँ तो ये वही इक्वेशन हो जाएगा, डिवाइड बाई 10 kgs। और फिर हम वाई डायरेक्शन का नेट एक्सेलरेशन निकालेंगे। ए नेट इन वाई डायरेक्शन, ये था ए नेट इन एक्स डायरेक्शन। ए नेट इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ वाई। तो 42 न्यूटन ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि हमारा कन्वेंशन है कि ऊपर होता है पॉजिटिव, नीचे होता है नेगेटिव। तो यहाँ लिख लेते हैं प्लस 42 न्यूटन और माइनस 28 न्यूटन्स, माइनस 28 न्यूटन्स। और दिस इज डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द बॉडी, जो कि है 10 किलो। और इससे आ जाएगा ए नेट वाई डायरेक्शन का, और ये है ए नेट एक्स डायरेक्शन का। अब देखो, एक्स डायरेक्शन की टोटल एक्सेलरेशन, वाई डायरेक्शन की टोटल एक्सेलरेशन, ये दोनों भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो इन दोनों को जोड़ के मैं नेट एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ। नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, सेम ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए नेट एक्स डायरेक्शन वाला, और यहाँ हो जाएगा ए नेट वाई डायरेक्शन वाला, और इन दोनों को वेक्टोरियली ऐड करके आ जाएगा मेरे पास ए नेट। और ए नेट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हम लिखेंगे ऐसे, ए नेट इज इक्वल टू ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर का रूट। और इसका जो डायरेक्शन होगा, ये एंगल, ये तुम ट्रिग्नोमेट्री के इस्तेमाल से निकाल सकते हो। तो आओ सवाल को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, और इस फोर्स को मैं यहाँ घिसका देता हूँ, ठीक है, दिखाने के लिए, ताकि थोड़ी जगह बच जाए हमारे पास। अब इस एस्ट्रॉयड पे मैं एक और फोर्स लगाने वाला हूँ, यहाँ हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्रीज के एंगल पे, 30 डिग्रीज के एंगल पे। और ये हो गया मेरा फोर्स नंबर 7, फोर्स नंबर 7, और इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं कि दिया हुआ है 45 न्यूटन्स। तो अब पता करना है कि अब हम कैसे बनाएंगे। हमारे पास इक्वेशन वही है, नेट एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन डिवाइड बाय एम। नेट एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन डिवाइड बाय एम। अब ये वाला जो फोर्स है, ये एक्स डायरेक्शन में है या वाई डायरेक्शन में? तो कुछ लोग कहते हैं कि ये वाला जो फोर्स है वो 30 डिग्री के एंगल पे एक्स डायरेक्शन से, तो एक्स डायरेक्शन के काफ़ी करीब है। तो मैं इसे एक्स डायरेक्शन वाले इक्वेशन में डाल के सॉल्व कर लूँगा। लेकिन ऐसा सही नहीं है। एक्स डायरेक्शन के इक्वेशन में केवल एक्स डायरेक्शन वाले फोर्सेस आएंगे, या फिर फोर्स का एक्स डायरेक्शन वाला कॉम्पोनेंट आएगा। और वाई डायरेक्शन के इक्वेशन में केवल वाई डायरेक्शन वाले फोर्सेस आएंगे, या फिर फोर्सेस का वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट। तो यहाँ पे हम जो फोर्स है 45 न्यूटन का, ये ना ही एक्स में है ना ही वाई में है। तो इसलिए मैं इस फोर्स को दो कंपोनेंट में तोड़ने वाला हूँ, एक एक्स कंपोनेंट और एक इसका वाई कंपोनेंट। तो इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा कुछ ऐसे, ये सीधी लाइन मुझसे कभी नहीं बनती है, ये आएगा कुछ ऐसे एक्स कंपोनेंट,
और इसका y कॉम्पोनेंट हो जाएगा कुछ ऐसे ही यहाँ पे। तो अब इसे नीचे बना के कैलकुलेट करते हैं अच्छे से। तो ये बना ली मैंने जगह, और मेरा फोर्स है, ये रहा मेरा फोर्स 45 न्यूटन का फोर्स F7, और ये लग रहा है 30 डिग्री के एंगल पे, 30 डिग्रीज। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा कुछ ऐसा, इतना लंबा। इसे मैं लिख दूंगा F7 इन x डायरेक्शन, और मेरा जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा कुछ ऐसा, सीधी लाइन बिल्कुल नहीं बन रही है। ये हो गया मेरा F7 इन वर्टिकल डायरेक्शन या फिर y डायरेक्शन में। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके इसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री सो का टोआ, where so is sin is equal to opposite by hypotenuse, यानी कि sin of 30। तो चलो अब इसे कैलकुलेट करते हैं। sin of 30 degrees is equal to opposite, opposite is F7 का y component, F7 का y component divided by hypotenuse, और hypotenuse है ये वाला है, और इसकी लंबाई दी हुई है 45। तो इससे मेरा आ जाएगा F7 in y direction is equal to 45 साइन ऑफ 30 डिग्रीज। और ये जो y कंपोनेंट है ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, इसलिए ऊपर की दिशा को हम पॉजिटिव मान रहे हैं ना, तो इसलिए ये पूरी टर्म हो जाएगी पॉजिटिव। फिर हम का यूज करेंगे, cos इज इक्वल टू एक्स एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज। cos थीटा cos 30 डिग्रीज, और 30 डिग्रीज एंगल का एडजेसेंट साइड है ये वाला साइड। दिस इज 47 का x कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज की लंबाई हमें पता है 45। तो इससे आ जाएगा 47 का x कंपोनेंट इज इक्वल टू 45 cos ऑफ 30 डिग्रीज। तो ये आ गया फोर्स का y कंपोनेंट और 7th फोर्स का x कंपोनेंट। अब जो x कंपोनेंट वाला फोर्स है वो नेगेटिव x एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रहा है, और हमारा कन्वेंशन है कि नेगेटिव x डायरेक्शन में जो पॉइंट करे उसे हम नेगेटिव लिखेंगे, नेगेटिव -45 cos ऑफ 30। अब इस फोर्स को हम x वाली इक्वेशन में डालने वाले हैं यहाँ पे, और फिर हम a नेट x डायरेक्शन में कैलकुलेट कर लेंगे। और हमारा जो y डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है +45 साइन ऑफ 30, इसे मैं डालूंगा इधर ay वाले इक्वेशन में, और फिर मैं निकाल लूंगा ay का नेट, और फिर मैं दोनों एक्सेलरेशन को वेक्टोरियली ऐड करके नेट एक्सेलरेशन आसानी से निकाल सकता हूं। तो अब मैंने तुम्हें न्यूटन के सेकंड लॉ के सारे वेरिएशंस बता दिए हैं। कोई भी बॉडी होगी उस पर अलग अलग टाइप के फोर्सेस लग रहे होंगे। यहाँ पे मैंने अलग अलग फोर्सेस को F1 F2 से रिप्रेजेंट किया है। वहाँ पे तुम्हें F1 की जगह पे टेंशन लिखा हुआ मिलेगा, या फिर ग्रेविटी का फोर्स होगा, या फिर फ्रिक्शन का, एयर रेजिस्टेंस का फोर्स होगा। तो उन सारे फोर्सेस को तुम पहले FBD में बना देना, फिर x डायरेक्शन के सारे फोर्सेस को निकाल के ये वाला फॉर्मूला निकालना, A नेट इज इक्वल टू F नेट इन x डायरेक्शन डिवाइड बाई 10 kg। इससे तुम्हारा x डायरेक्शन का नेट एक्सेलरेशन आएगा। फिर y डायरेक्शन के सारे फोर्सेस को निकाल के तुम ये वाला फॉर्मूला लगाना, A नेट इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू नेट फोर्स इन y डायरेक्शन डिवाइड बाय मास। फिर A नेट इन x और A नेट इन y को तुम वेक्टोरियली ऐड करोगे तो नेट एक्सेलरेशन तुम्हारे पास आ जाएगी। और लास्ट बात ये कि अगर तुम्हारा फोर्स नहीं x में हो नहीं y में हो, कहीं बीच में हो, तो तुम उस फोर्स का दो कंपोनेंट निकालना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट, और फिर x वाले कंपोनेंट को x वाली इक्वेशन में डालना और y कंपोनेंट को y इक्वेशन में डाल के सॉल्व कर लेना।